नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। हमारे एक बहुत ही काबिल लीडर हैं, स्टार सेफर वीर प्रताप सिंह फ्रॉम भिंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है ऑब्जेक्शन। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो एक कस्टमर है ना, हमसे ऑब्जेक्शन करता है और स्वाभाविक सी बात है, करना उसका हक बनता है। अगर हम एक चप्पल भी खरीदने जाते हैं ना मार्केट में 100 रुपए की, तो 4 दुकान पे जाते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब है कि ग्राहक तो ऑब्जेक्शन डालेगा। अब हम पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्शन को किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, कैसे उसे डील करते हैं, कैसे उसे लॉजिकली और कन्विंसिंगली जवाब देते हैं। आज मैं वही टॉपिक को लेकर के आया हूं कि और आपके काम को आसान करने आया हूं कि कैसे आप मार्केट में उठने वाले सवालों को अच्छे से जवाब दे सकते हो और कैसे ग्राहक को कन्विंस कर सकते हो ताकि वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों, मार्केट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, उसकी हैंडलिंग कैसे की जाए, यदि हम ये सीख गए ना स्किल, तो मुझे लगता है कि एक कोई भी प्रॉस्पेक्ट आसानी से बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको जवाब कैसे देना है, मैं आपको 6 बिंदु बताने वाला हूं, 6 पॉइंट। उनको माइंड में रख करके आपको एक प्रॉस्पेक्ट को रिप्लाई देना है। सबसे पहले एप्रिसिएशन, यानी कि जो क्वेश्चन उसने उठाया है ना, उसको आपको ना तारीफ करनी। बिल्कुल सही कहा सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं। पहला एप्रिसिएशन, दूसरा कैलकुलेशन, उसे कैलकुलेट करके रिप्लाई देना। तीसरा लॉजिक तर्क के साथ आपको रिप्लाई देना। फिर चौथा मोटिवेशन, मोटिवेट करना। पांचवा इमोशंस, यानी इमोशनल पंच, उसकी भावनाओं को जागृत करना। और छठा फाइनल पंच। इन 6 बिंदुओं के आधार पर आप प्रॉस्पेक्ट को रिप्लाई दे सकते हो और प्रॉस्पेक्ट अगर एक बार कन्विंस हो गया ना, तो डेफिनेटली वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा। काम तो बहुत अच्छा लगा, समझा ही बहुत अच्छा हूँ। कहीं ना कहीं सर हमारे पास क्या पैसे नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ सर। जो पैसा कमा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं घर में खर्च हुआ। बिल्कुल सही कहा सर वीर प्रताप सर, आपने पैसा नहीं है, वाकई में पैसा नहीं है, इसलिए सर इस काम को हमें करना चाहिए। सर पैसा नहीं है एक ये समाधान तो नहीं है, ये क्या है, एक समस्या। तो समस्या का समाधान हमें ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? ढूंढना चाहिए सर, पक्का ढूंढना चाहिए। कभी आपके जीवन में सर पैर में कांटा चुभा? जी सर, बिल्कुल चुभा है। चुभा होगा ना, तो उस कांटे को आपने क्या किया, निकाला या छोड़ दिया? सर निकाला। निकाला ना? जी सर। कैसे निकाला? सर सुई के माध्यम से। सुई के माध्यम से इसलिए निकाला कि कांटे से राहत मिल जाए, है ना, और दर्द से आपको मुक्ति मिल जाए। हालांकि एक कांटा ऑलरेडी लगा हुआ है, वो दर्द आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, और फिर दूसरा कांटा ले रहे हो, लेकिन इस दर्द को इसलिए लेना चाहते हो कि ताकि आपको उससे राहत मिल जाए। हमारे आपके जीवन में ना ये कांटा चुभ रहा है, गरीबी रूपी कांटा चुभ रहा है वीर प्रताप सर, लेकिन अब समझदारी ये कहती है कि उस कांटे से ना मुक्ति मिल जाए हमें, उससे हमें राहत मिल जाए। तो सर अब 2 विकल्प हैं, या तो इस कांटे को, दर्द को लेकर के जीवन भर कराते रहो, या फिर एक 15-16 हजार का एक कांटा और लगा लो और इस कांटे के दर्द से आपको राहत मिल जाए। बेहतर विकल्प क्या है सर? बेहतर विकल्प यही है कि उस कांटे को निकालना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल सर। मान लो अपेंडिक्स का दर्द हो गया हमारे पेट में और स्वेलिंग आ गई, और डॉक्टर ने बोला कि भाई रातों रात ऑपरेशन करना पड़ेगा और भैया इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। क्या हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास में 1 लाख रुपए नहीं है? सर मैनेज करेंगे, कहीं ना कहीं से मैनेज होगा। मनी होती नहीं है सर, मनी कैन बी अरेंज्ड बाय समवेयर एल्स, कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से अरेंज की जाती है, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा हमको। सही है, रातों रात हम रात को 2 बजे भी ना हॉस्पिटल के काउंटर पर जाकर ढेर लगाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि जीवन मरण का सवाल है सर। जब ये बात समझ में आ जाती है तो पैसा अपने आप ही हम अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। आज अगर यदि आपको लगता है कि वाकई में आपके बच्चों का जीवन बन सकता है, आपका जीवन बन सकता है यहाँ से, तो मैं कहूँगा सर 15-16 हजार रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, ये अरेंज की जा सकती है, हाँ या ना? बिल्कुल। आप जरा सोचो वीर प्रताप सर कि आज अगर हमारे पास में 16-17 हजार की व्यवस्था नहीं है, कल जाके आप अपने बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन दिलाना चाहेंगे, आप उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट बनाने का कोई सपना तो बनाया होगा। जी सर, बिल्कुल। है? आप सोचिए जरा कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी हो गई है। जी सर। अगर आप उनके लिए कोचिंग की भी बात करो ना, कोटा में जाकर के ना, बंसल, रेजोनेंस, एलन एकेडमी में जाके पता कर लेना, वहां पर कोचिंग कितनी महंगी हो गई। जी सर। पूरे महीने का बजट खराब हो जाएगा, हालात ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई, तो उनके लिए आखिर हमें कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? कल बेटी की शादी भी करनी है सर अपन को, है? अगर हम बेटी की 5 लाख में शादी करें
तो कहाँ जाएगी? गरीब किसान के घर में जाएगी। बिल्कुल सर। है ना? जीवन भर गोबर का तसला सिर पे रहता है, आप एडमिट करते हो। सही, बिल्कुल। अगर 20-25 लाख में उसकी शादी करें बिटिया की, तो थोड़ा एक नौकरी पेशा घर में जाएगी, है ना? थोड़े जीवन अच्छा होगा। लेकिन अगर बिटिया की शादी में हम करोड़ों रुपए खर्च करें तो एक संपन्न परिवार में जाएगी। बिल्कुल सर। भाई कोई भी संपन्न परिवार बिना खर्चा किए, बिना लागत लगाए शादी में कोई हमारी बेटी को स्वीकार करने से रहा? हाँ या ना? सब। तो अब जब करोड़ों रुपए लगा करके हम बिटिया को विदा कर रहे हैं, तो यकीनन वो एक अच्छे घर में जाएगी और जहां से एक राजकुमारी की तरह जीवन जिएगी और आपको थैंक यू बोलेगी, यही कहेगी आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड। अगर मेरे मम्मी पापा बने तो 7 जन्मों में यही बने। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो अब ये कब होगा? जब हम पैसे कमाने के बाद सोचेंगे, है ना? नहीं तो फिर क्या होगा? बजट दूल्हा, बजट शादी का बजट दूल्हा, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है ना वर्तमान समय की, कि भाई मेरा तो 5 लाख का बजट है वीर प्रताप सर, मेरी बेटी की शादी करनी है, कोई रिश्ता हो आपकी नजर में तो मुझे बताना। फिर तो बेटी की चॉइस से शादी कहाँ हो रही है? फिर तो बजट की चॉइस से शादी हो रही है। हाँ या ना? हाँ सर। तो जब हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, बिटिया को अच्छे घर में विदा करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 16-17 हज़ार रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है। इट कैन बी अरेंज और इसकी व्यवस्था की जा सकती है सर। जी सर, बिल्कुल व्यवस्था की जा सकती है सर, और करेंगे व्यवस्था सर। है, यदि नहीं करेंगे सर तो बाकी जिंदगी जो चली रही है सर, वो तो ये जिंदगी तो आपसे काम करवा के मानेगी, ये बात तो तय है सर। बिल्कुल। यहाँ नहीं करोगे कहीं और करोगे, लेकिन वहां से पता है हैंड टू माउथ रहोगे, जितना कमाया उतना खा लिया। लेकिन बड़े सपने के एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बेटियों को अच्छे घर में विदा करना, ये ख्वाब, ये सपने ही रह जाएंगे। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वीर प्रताप सर, 4 से 5 साल में आपकी तकदीर पलट जाएगी सर। तो मैं चाहूंगा सर कि ये छोटा सा अमाउंट है, आप कहीं भी अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से अरेंज कर लीजिए। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी दोस्त से उधार लिया था, तो आज वही 15-16 हज़ार ले करके मैंने आज 3.25 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा कमाई कर ली है। तो अब बताओ ये डिसीजन मेरा कैसा था? समझदारी का था या ना समझी का? समझदारी का था सर। समझदारी का था। तो बिल्कुल आप एक समझदार व्यक्ति हैं। 15-16 हज़ार एक छोटी सी राशि, इट कैन बी अरेंज सर, और अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलकर काम करेंगे सर, एक बड़ा काम करेंगे सर। ठीक है जी सर, काम बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, करना भी चाहता हूँ, इच्छा है, मगर कहीं ना कहीं सर मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, तो उस जॉब के साथ साथ हम समय इस काम के लिए नहीं निकाल सकते सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा वीर प्रताप सर कि समय नहीं है। वाकई में देखा जाए तो आज किसी के पास में समय नहीं है। एक दोस्त के लिए समय नहीं है सर। ये कहेगा भैया कार की चाबी ले जा, बाइक की चाबी ले जा, पैसा चाहिए तो पैसा ले जा, लेकिन समय मत मांग। हाँ या ना? जी सर। है, बच्चा हमेशा शिकायत करता है, पापा थोड़ा समय निकालो हमारे लिए, चलो पिकनिक पे चलते हैं। बेटा टाइम नहीं है। बीवी हमेशा शिकायत करती है कि भैया समय निकालो डार्लिंग, कम से कम हमको शॉपिंग पे ले चलो, मूवी के लिए ले चलो, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। मम्मी पापा हमेशा से बोलते हैं बेटा हमारे पास ही बैठ जा थोड़ी देर के लिए, हमको भी वक्त दे दे। हम कहते हैं बिजी हैं, समय नहीं। जिनके लिए कमा रहे हैं उन्हीं के लिए समय नहीं है। ये समस्या है, समाधान समस्या है सर, समस्या है। और आपको लगता है कि इसका कहीं नजदीक इसका समाधान मिलने वाला है आपको? नहीं सर। जब तक जीवन है, जब तक आप कमाने में लगे रहोगे तो ये समस्या तो बनी रहेगी। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि समझदारी इसी में है कि ये समस्या, इस समस्या का ना समाधान ढूंढना चाहिए। जी सर। और ऐसा तो नहीं है सर कि ईश्वर ने कोई भेदभाव किया हो, अमीरों के लिए बहुत 26 घंटे दिन रात बना दी हो और गरीबों के लिए 22 घंटे दिन रात बना दी हो, ऐसा तो नहीं। फिर क्या वजह है कि अमीर उन्हीं 24 घंटे को मैनेज करते हुए वो अमीर होता जा रहा है और गरीब बना हुआ? इसका मतलब है अमीरों को अपने समय को मैनेज करना आ गया, लेकिन एक आम आदमी को समय को मैनेज करना नहीं आ रहा। सहमत है आप मेरे से? हैं? तो अब इस समय को कैसे मैनेज करें जरा समझते हैं। सर आप जॉब करते हो, कितना घंटा देते हो? 8 घंटे देता हूँ सर। 8 घंटा देते हो, ओके। अब सोते कितने घंटे हो? सर 7 घंटे। 6-7 घंटे मान लो, ठीक है, आपके कहे अनुसार 7 घंटे मान ले, बिल्कुल 15 घंटे हो गए। अब 2 घंटा आपने चलो मान लिया सोशल मीडिया पे लगा दिया, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो, चलो मान लिया 2 घंटा हो गए, 15 तो 17, ठीक है। आपने 1 घंटा अपने राशन वगैरह सब्जी वब्जी लाने में, घरेलू कामों में आपने बिता दिया, कितने हो गए? 18 घंटे हो गए। चलो 2 घंटा और मान लेता हूं मैं, आप रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, थोड़ा गपशप करना, कितना टाइम हो गया? 20 घंटे। अभी भी सर आपके पास में 4 घंटे बचे, कितने? 4 घंटे। इन 4 घंटों में क्या करते हो? मैं बताता हूँ क्या करते हो। इन 4 घंटों में हम लोग है ना क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, और तालियां बजाते रहते हैं। ये बात को समझिए कि क्रिकेटर मतलब एक विराट कोहली छक्का भी लगाता है ना तो 1 करोड़ रुपए से घर पे जाता है। हमारे घर में क्या है? कुछ नहीं आया।
हमने अपना कीमती समय बर्बाद किया और हम ताली बजाते रहते हैं, जबकि वो प्रोफेशनल है। मैं भी देखता था वीर प्रताप सर क्रिकेट, लेकिन बात समझ में आ गई कि यार आई एम वेस्टिंग माई वैल्यूबल टाइम, मेरा समय ही मेरे लिए धन है और समय को मैं बर्बाद कर रहा हूं। क्रिकेट देखते हैं अपन, या फिर पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी पे बातें करते हैं और उस मीम्स की बात चर्चा करते हैं, या फिर इधर उधर की बातें करते हैं, हाँ या ना? मुझे लगता है कि उस समय को वहां बर्बाद ना करके इस प्लेटफॉर्म पे निवेश किया जाए तो आराम से आप 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते हो। 4 घंटा नहीं से 2 घंटा तो कर ही सकते हो इसके लिए। जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। सुबह शाम 1-1 घंटा भी निकालते हो आप इस काम के लिए, तो वहां से आपकी टीम बन सकती है। सर मैं भी टीचर था, मेरे पास भी समय नहीं था, मैं भी जॉब में था, लेकिन मैं डेली 2 घंटा तो चुरा ही लेता था अपने 24 घंटे में से। फिर संडे तो मेरा था ही, गस्टेड हॉलीडेज थे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टियां, कुछ मेडिकल, कुछ विदाउट पेमेंट, इस तरह मैंने काम किया और देखते देखते मेरी टीम बन गई। सर पार्ट टाइम काम करते तो कंपनी के 3 साल में डायमंड बन गया मैं, 4 साल में ब्लू और 5 साल में ब्लैक डायमंड। तो सर टाइम को तो मैनेज करना पड़ेगा, आप चाहोगे तो मैनेज आसानी से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर आप 24 घंटा भागो इसके लिए, लेकिन 1 या 2 घंटा आप निकालते हो तो भाई आपकी बड़ी टीम बन जाएगी। बाकी आपको टाइम को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे टाइम को बढ़ाया जाए, जैसे आज मैंने अपने नेटवर्क में लाखों घंटे का टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया, वो फॉर्मूला कभी अलग से बैठना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आशंका आपकी निर्मूल है सर, मिल करके बहुत बड़ा काम हो सकता है। बाकी जिंदगी तो आपसे काम करवाएगी सर, यहाँ नहीं करोगे कहीं और करोगे, और हमेशा समय का ये रोना बना ही रहेगा, यार समय नहीं है, समय नहीं है। मैं तो आपको एक ऐसा रास्ता सुझाया है जहाँ से आपको आने वाले समय में मनी फ्रीडम भी मिलेगी, 5 साल के बाद में टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और समाज में स्टेटस भी मिलेगा, आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी और समाज में एक बड़ा आपका रुतबा होगा। तो वेलकम करूंगा सर, इस परिवार में मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, सब कुछ अच्छा लगा, समय भी निकाल लेंगे, पैसे की व्यवस्था कर लेंगे। कहीं ना कहीं सर मैंने देखा ना कि आपकी कंपनी के ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, प्रोडक्ट महंगे, मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगे सर, लेकिन जब मैं अपने गुरुजी के साथ बैठा ना, अपने मेंटर के पास बैठा, तो मुझे लगा कि यार ये तो सबसे सस्ते प्रोडक्ट है, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। अच्छा एक बात बताओ वीर प्रताप सर, किसी बंदे को किडनी में स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाएंगे, तो कितना खर्चा आएगा? कम से कम 50 से 55 हज़ार, 50-55 हज़ार मान लो। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो जाए दोबारा पथरी ना आती कि नहीं आती सर। कई बार आपने देखा होगा ऑपरेशन होने के बाद दोबारा पथरी उस जगह पे आ जाती है। अब 50-55 हज़ार खर्चा करने का आपने मानस बना के रखा है। हमने स्टोन डॉग दिया जिसकी कीमत है लगभग 2021। अगर वो एक बोतल है ना, 1000 ml यानी 1 लीटर की बोतल है, ठीक है, वो पूरे महीने की खुराक है। अगर हमने 3 महीना भी रोगी को दिया तो हमने कितना खर्चा करा दिया उसका? 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। सीधे तौर पर 50 में 6 माइनस करो, 44,000 का हमने आपका फायदा करा दिया। बिल्कुल सर। अब आप बता दो मुझे कि ये ट्रीटमेंट सस्ता हो गया महंगा? तो सस्ता हुआ उसकी अपेक्षा, तो उसके अपेक्षा प्रोडक्ट सस्ते हुए महंगे? ये सस्ते हो गए भाई। वो दुआ देगा या बददुआ? दुआ देगा सर। दुआएं देगा। तो ये काम अच्छा हुआ है कि बुरा? अच्छा हुआ सर। ये काम तो अच्छा हुआ, धन्यवाद देगा भाई साहब। मैं तो 50,000 खर्च करने वाला था, मेरा तो 6,000 में काम बन गया। 44,000 आपने मेरी गाड़ी कमाई बचा दी, वो आपको धन्यवाद बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, आपको दुआएं देगा। और माँ बाप ने तो यही सिखाया हमें कि बेटा काम वो करना जहां से समाज तेरे को दुआ दे, क्योंकि दुआएं बड़ी देरी से लगती है और बददुआ बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये दुआओं लेने का काम है सर, सही है। तो अब यहां पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आया, तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? कौन सा पार्ट टूट जाएगा? मैं तो कहता हूं हो सकता है 1 महीने में रिजल्ट आ जाए, नहीं तो 2 महीने या 3 महीने में रिजल्ट आ सकता है। और 3 महीने में रिजल्ट नहीं भी आया तो क्या 5-6 हज़ार रुपए लगा के वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा क्या? नहीं सर। 50,000 तो खर्चा करने को तैयार था भाई, 5,000 और एक्स्ट्रा सही, ये समझेगा कि दवाइयां महंगी हो गई, जांचें महंगी हो गई और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? एक घुटने की कटोरी नी रिप्लेसमेंट तकरीबन 2 लाख का खर्चा और दोनों का 4 लाख। अब एक सक्षम व्यक्ति तो सर व्यवस्था कर लेगा इस पैसे की, एक गरीब आदमी 4 लाख कहां से लाएगा? वो इसको फालतू खर्चा समझता है वीर प्रताप सर, और इस दर्द को लेकर कराता रहता है पूरे जीवन भर और मरने का इंतजार करता रहता है। हाँ या ना? हम 10-12 हज़ार के हमने प्रोडक्ट दे करके हमने हजारों लोगों के घुटनों के ऑपरेशन रुकवाए। आप बता दो सर, ये काम अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया सर। है? अच्छा किया। वो हमको दुआ देगा या बददुआ? दुआ देगा सर। ये प्रोडक्ट सस्ते हो गए या महंगे? सस्ते हो गए सर। सस्ते हो गए भाई। ऑपरेशन कराने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि नकली घुटने बनेंगे तो असली शरीर का वजन नहीं झेल सकता सर।
अगला एग्जांपल लेते हैं, हार्ट की बाईपास सर्जरी तकरीबन 4 से 5 लाख का खर्चा है, ठीक है। हम 10-12 हजार देकर के हमने हजारों लोगों की हार्ट की बाईपास सर्जरी रुकवाई है। अब बताओ काम अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। ये ट्रीटमेंट सस्ता हुआ या महंगा? सस्ता हुआ। वो दुआ देगा या बददुआ? दुआ देगा सर। हमने हजारों लोगों के सोराइसिस ठीक किए, हजारों लोगों के हमने डायबिटीज ठीक की जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे, हजारों बहनों के गोद में बच्चा आया। एक इंसान जीवन में मेहनत करता, पसीना बहाता, क्यों? अपने वंश के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन पीछे मुड़ के देखता तो बच्चे नहीं है। वो दर्द को वही महसूस कर सकता है। अपनी श्रद्धा के बियॉन्ड वो खर्चा करने को तैयार है संतान प्राप्ति के लिए, हाँ या ना? यस। यानी कि उसने खूब प्रयास किया, खूब पैसा भी, लाखों रुपए खर्चा कर दिया, लेकिन एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए कि तुम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। फिर देवी देवताओं की भी ढोकर लगाई, लेकिन वहां से भी कोई आशीर्वाद नहीं मिला। पीर मजार पे चद्दर भी चढ़ाई, लेकिन वहां से भी आशीर्वाद नहीं मिला, चप्पल घिस गई। ऊपर से समाज ने मारे ताने कि तुम बांझ हो। कहते ना वीर प्रताप सर कि तलवार के घाव भर सकते हैं, लेकिन बातों घाव नहीं भरते। बिल्कुल सर। जिस लेडी को किसी ने कहा है कि तुम बांझ हो, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी गाली है, वो सबसे बड़ी पीड़ा है उसकी लाइफ की। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे प्रोडक्ट सर एक नहीं, दो नहीं, हजारों घरों में खुशियां आई हैं। उनके सुने आंगन में ना बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, मात्र 8-10 हजार के प्रोडक्ट दे करके। अब आप बताओ काम अच्छा करते हैं बुरा? अच्छा करते हैं। वो दुआ देगा या बददुआ? दुआ देगा। ये प्रोडक्ट सस्ते हो या महंगे? सस्ते हुए सर। मुझे लगता है सबसे सस्ते हो गए। मेरा मानना है वीर प्रताप सर कि 5 रुपए की दवाई लेकर के ना आपको फायदा ना मिले तो महंगी है, और 500 रुपए की दवाई लेकर के आपको फायदा मिल जाए तो सस्ती, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सहमत हूँ। मानते इस बात को? अब इसको थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आपको लग रहा होगा प्रोडक्ट महंगे हैं, चलो मान लिया मैंने महंगे। हम सर जो प्रोडक्ट में जो कंटेंट्स यूज करते हैं ना, उसके साथ समझौता नहीं करते, क्वालिटी यूज करते हैं, क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी। मैं आपको सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा। अश्वगंधा का जो अन्य मार्केटिंग कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती हैं, मैं तो वो अश्वगंधा जो मार्केट यूज करती है ना, वो एस्टेट यूज करती है, और तकरीबन 1200 रुपए का 250 ग्राम मिलता है उनको। सही है। हम क्या करते हैं, मार्केट से एस्टेट नहीं उठाते, हम सीधा अश्वगंधा पेड़ को जड़ सहित उखाड़ के लाते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसमें से एस्टेट निकालते हैं। तो जो हम जड़ सहित उखाड़ते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वो पड़ता है हमको 2800 रुपए प्रति किलो, और उसमें से एस्टेट निकलता है 250 ग्राम। तो दुनिया को पड़ा 250 ग्राम अश्वगंधा, एस्टेट कितने का? 1200 का, और हमको पड़ा 2800 का। हमको कितना महंगा मिल गया? उनकी बजाय 1600 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया, तब जाकर के हमें वो ओरिजिनल चीज मिली। अब बताओ, तिल तो तिलों से निकलेगा सर। अगर लागत लगेगी तो सिंपल सी बात है कि उसमें खर्च, मतलब लागत मार्केट से ही वसूली जाएगी। दूसरा एग्जांपल आंवला का। देसी आंवला, एक देसी आंवला होता है, एक जंगली आंवला। देसी आंवला आपको 100 रुपए किलो मिल जाएगा, सही है, जो कि अन्य कंपनियां आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने में यूज में लेती हैं। हमारी कंपनी सर स्लीपर्स बैलेंस जंगली आंवला यूज करती है, जिसका भाव है 400 रुपए किलो, जो एमपी के जंगलात से हम कलेक्ट कराते हैं। तो अब बताओ, जब लागत ज्यादा लगेगी तो भाई उसकी वसूली भी होगी। बिल्कुल सर। सर यहां पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। भाई एक मोबाइल आपको 10,000 का भी आता है, एक मोबाइल 2 लाख का भी आईफोन आता है। आपको अगर बातें तो दोनों से होती है, फर्क है क्वालिटी का सर, हाँ या ना? बिल्कुल। तो कहने का मतलब प्राइस की बात नहीं हो रही, वैल्यू की बात हो रही है। हाँ, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट महंगा है लेकिन सबसे अच्छा। डालडा सस्ता होता है लेकिन देसी घी तो महंगा ही होता है। तो ये मन की आशंका आपके निर्मूल है सर कि प्रोडक्ट महंगे हैं। मुझे लगता है ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। चलो सस्ता कर देता हूं। 1000 ml की बोतल को मैं 5 भागों में डिवाइड करता हूं, 200 ml की सीसी में भर लेता हूं, है जो हमारा थंडर ब्लास्ट तकरीबन 2000 से ऊपर का पड़ता है। तो अब 200 ml का मैं सस्ता पड़ गया, कितने का पड़ेगा? यानी कि 400 450 का पड़ गया। सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? सस्ता हुआ। क्या 200 ml आयुर्वेदा आराम देगा? नहीं सर। है आयुर्वेदा का सिद्धांत कहता है कि भैया कम से कम आपको 3 महीना प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे। यदि 3 महीना प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि जड़ी बूटियों का रस है सर, ये नसों में घुलेगा फिर जाकर के असर दिखाएगा। तो ये आपकी आशंका निर्मूल है सर, ठीक है। और आइए हमारे साथ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी जिंदगी आपसे काम तो करवा के मानेगी सर, यहाँ नहीं करोगे कहीं और करोगे, मेहनत भी करोगे, एड़ी चोटी का जोर भी लगाओगे, फिर भी हैंड टू माउथ रहोगे सर, फिर भी सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने किसी सेक्टर में 15 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, और आपने 5 साल भी अपने यहाँ पर काम कर लिया, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ वीर प्रताप सर
कि आपकी 20 साल की अचीवमेंट पर आने वाले 5 साल की अचीवमेंट भारी ना पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक जी है? सर। तो मिलके काम करते हैं सर, बड़ा काम करेंगे, ठीक है? जी सर, बिल्कुल वेलकम इन द फैमिली। सर। काम भी अच्छा लगा, करना भी चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं सर ये वही आ गया, चेन सिस्टम वाला काम आ गया सर। बिल्कुल सही कहा सर। लोग कहते हैं चेन सिस्टम में है ना, टोपी पहनाने का बिजनेस है, फंसने फंसाने का बिजनेस है। बिल्कुल सही कहा सर, आपसे सहमत हूं मैं सर, और मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये तो चैन बनाने का सिस्टम। लेकिन मैं आपसे वीर प्रताप सर एक बात पूछना चाहूंगा, इस समाज में कौन सा ऐसा व्यक्ति जो चैन नहीं बना रहा? आज आप रोज अखबार पढ़ते हो सर, एक अखबार बेचने वाला वो नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरे से जुड़े, क्या वो चैन नहीं बना रहा? एक दूधिया वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरे से दूध ले। एक सब्जी वाला, किराने वाला, स्कूल वाला, हॉस्पिटल वाला, होटल वाला चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उससे जुड़े, क्या वो चैन नहीं बना रहा? पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो बोलती भाई हमारे मेंबर बनो, क्या वो मेंबर नहीं बना रही? क्या वो चैन नहीं बना रही? इस दुनिया में वीर प्रताप सर हर व्यक्ति चैन बना रहा और मेंबर बना रहा और मुद्दे पे बना रहा। भाई दूध वाला क्या कहता है कि मैं आपको बेस्ट दूध दूंगा बिना पानी मिला हुआ, हाँ या ना? अखबार वाला बोलता है कि समय पे अखबार डिलीवर करूंगा। किराने वाला बोलता है बिना कंकर की दाल दूंगा, है? स्कूल वाला बोलता है बेस्ट एजुकेशन दूंगा। हॉस्पिटल वाला बोलता है बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। होटल वाला बोलता है बेस्ट फैसिलिटी दूंगा। तो हर व्यक्ति के पास में मुद्दा है, सही है? पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हम बेस्ट गवर्नेंस देंगे। मतलब हर व्यक्ति के पास में एक एजेंडा है। सर हम कोई अलग काम थोड़ी कर रहे हैं, जो समाज कर रहा है वही काम हम कर रहे हैं। हम भी चैन बना रहे हैं, क्या गलत है इसमें? हमारे पास भी मुद्दा है, क्या? बीमारी और बेरोजगारी दूर करने का। आज हमारे फाइटर घर घर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, जो हर घर में देखा जाए, सर्वे करा लो आप कि कोई ना कोई बीमार मिलेगा और बेरोजगार मिलेगा, हाँ या? और फिर पढ़े लिखे युवक है ना, आज बेरोजगार मिलेंगे। तो ये बेरोजगारी का आलम है, बीमारी का आलम है, ये दो बड़े गहरे मुद्दे हैं। इन दोनों को लेकर के हम मार्केट में चल रहे हैं। तो ये काम अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। इस चैन बना करके हमने पिछले 10 साल में हमने 40 लाख लोगों की जो क्रॉनिक डिजीज थी, जिसमें बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, एलर्जी के अलावा कैंसर, लकवा, मिर्गी, बांझपन जैसे गंभीर और असाध्य रोगों को दूर कर दिया। तो ये चैन बनाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। 40 लाख एसोसिएट पिछले 10 साल में हमारे साथ भारत के कोने कोने से जुड़ चुके हैं, जिनमें मतलब कह सकते हो कि 40 लाख घरों में चूल्हा जल रहा है तो आज हमारी कंपनी जल रहा है, सही है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 40 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने, तो ये काम अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया सर। है? ये चैन बनाना अच्छा हुआ है बुरा? अच्छा हुआ। भाई लोगों को रोजगार देना और बीमारियां दूर करना, इलाज करना, ये किसका काम है? सरकार का काम है। आज हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे बता दो, चैन बनाना अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ। मुझे लगता है अच्छा हुआ। आज हर व्यक्ति चैन बना रहा है। मुझे लगता है वीर प्रताप सर कि जिंदगी में चैन से जीना चाहते हो ना, तो जितनी जल्दी हो सके चैन से जुड़ जाओ। यदि आप चैन से नहीं जुड़े ना, तो पूरी जिंदगी बेचैन रहने वाले हो। अब रही बात टोपी बनाने की सर, बिल्कुल फंसाने वाली। मुझे भी रामवीर सर जो क्राउन एम्बेसडर मेरे मेंटर है ना, उन्होंने मुझे आज के 6-7 साल पहले ना टोपी पहनाई थी, मुझे भी फंसाया था। मेरे घर पे आए थे, बड़ी मीठी मीठी बातें की थी। एक बात बताओ, टोपी पहनना अच्छा है जो सर्दी में आपको सर्दी से बचाए, एक ऐसी टोपी जो आपको सर्दी में सर्दी से बचाए, गर्मी में धूप से बचाए और बरसात में बारिश से बचाए। तो ऐसी टोपी पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल सर, पहननी चाहिए। रामवीर से मेरे घर पे आए, बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें की और मेरे को फुसलाया कि भंवर सर 16,000 निकालो और आप है ना करोड़ों रुपए आप यहां से कमा सकते हो। रामवीर सर को भी फुसलाया कंपनी एमडी महोदय संजीव सर ने, बोले रामवीर तू करोड़पति बन सकता है, मात्र 16,000 लगेंगे तेरे। उन्होंने फंसाया था। यानी कि कंपनी एमडी सर ने भी उनको टोपी पहनाई, रामवीर सर ने भी मुझे टोपी पहनाई और मैंने टोपी पहन ली। मैंने टोपी पहन ली और उस टोपी पहन करके 16,000 की मैंने जो टोपी पहनी, उसके बदले में मैंने इस प्लेटफॉर्म से 3.25 करोड़ कमा लिए, एक मर्सिडीज खरीद ली, लग्जरी फ्लैट में आ गया, 6 इंटरनेशनल टूर कर लिया। आप बता दो वीर प्रताप सर कि ये टोपी पहनना अच्छा हुआ कि खराब? अच्छा हुआ सर। रामवीर सर ने 16,000 की टोपी पहनी थी कंपनी एमडी महोदय से, आज वो उन्होंने 45 करोड़ कमा लिए। तो बताओ ये टोपी पहनना अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ सर। मुझे लगता है कि ये टोपी, ठीक है, टोपी पहन के ही यदि तरक्की आती है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया को टोपी पहना देनी चाहिए, हाँ या ना? तो ये आशंका आपकी निर्मूल है सर। ये बेबुनियाद बातें हैं, मिल करके काम करेंगे, बहुत बड़ा करियर है और बहुत बड़ा फ्यूचर है। ओके, वेलकम इन द फैमिली। सारी बातें अच्छी लगी सर, पर कहीं ना कहीं सर हमारे मन में एक सवाल चल रहा सर
ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सर, हम ना तो डॉक्टर हैं, हम इन प्रोडक्टों को कैसे बेच सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल सही कहा बीर प्रताप सर कि हम बेच कैसे सकते हैं, हम डॉक्टर तो हैं नहीं। मुझे भी ऐसे लगा था सर, लेकिन जब मैं अपने गुरुजी के साथ बैठा और समझा मैंने, तो मुझे लगा कि यार ये पहली बात तो ना, ये दवाइयाँ ही नहीं, ये प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का रस है काढ़े के रूप में। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है बीर प्रताप सर कि दवाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक दवाई होती है प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर पर्चे पे लिखता है, जो किसी मेडिकल स्टोर से मिलती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं ओटीसी, यानी ओवर द काउंटर। इसमें सेफ प्रिपरेटरी टाइप की मेडिसिन आती हैं, सही है, वो खुले काउंटर पे मार्केट में बिकती है और कोई भी उनको खरीद सकता है। ठीक है सर, अब उदाहरण के तौर पर माधुरी दीक्षित आती है टीवी पे ऐड करने, हैं क्या कहती है, च्यवनप्राश का ऐड करती है, बोला 2-2 चम्मच सुबह शाम खाओ, सर्दी खांसी जुकाम दूर भगाओ। क्या वो डॉक्टर है? यानी कि जो इस प्रकार के जो सेफ प्रिपरेटरी कैटेगरी के जो मेडिसिन हैं, मतलब मेडिसिन नहीं, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में खुले बिक सकते हैं, ये ओटीसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब रही बात आपकी बोले कि हम कैसे बेच सकते हैं, तो पहली बात तो हम इनको बेच ही नहीं रहे, हम इनको बेच नहीं रहे, हम इनको रिकमेंड करा रहे हैं। जैसे एमआर दवाइयां बेचता नहीं है, वो दवाइयां रिकमेंड कराता है डॉक्टर से। उसी पैटर्न पर हम पेशेंट को कहते हैं कि भैया आपके डायबिटीज में डायबोडॉक काम करेगा, लीवर खराब है तो आपका लिवोडॉक काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप इम्यूनोडॉक हमारा ले सकते हो। हम रिकमेंड कराते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं सेल करते, कंपनी सेल करती है। हम तो एक एमआर की तर्ज पर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, यानी डायरेक्ट सेलर है। सर हमारा आई कार्ड होता है प्रॉपर, ठीक है, कंपनी से आई कार्ड इशू होता है, केवाईसी एग्रीमेंट होता है, और उस केवाईसी के अनुबंधों के तहत हम ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और भाई स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो व्यापार करने का अधिकार तो सबको है सर। बिल्कुल सर। हाँ या ना? जी सर। तो उस पैटर्न पे हम काम करते हैं। तो ये आपकी आशंका निर्मूल है कि आप ये काम कैसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे एमआर प्रोडक्ट को रिकमेंड कराते हैं, हाँ हम उसी पैटर्न पर प्रोडक्ट को रिकमेंड कराते हैं और उसके हमें प्रॉपर केवाईसी होती है और हमारा ये आई कार्ड होता है। तो इसमें बिल्कुल लीगल एंगल है सर, आपकी आशंका निर्मूल है सर। ठीक है, तो मिलकर काम करेंगे सर, बहुत बड़ा काम करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। सारी बातें हमारी क्लियर हो गई सर जी। मगर कहीं ना कहीं सर एक मन में सवाल चल रहा है सर, इन प्रोडक्टों को हमने दे दिया सर, वो कहीं कोई मर गया सर तो सर लेने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, गलत बिल्कुल नहीं सोच रहे। मैंने भी ऐसे सोचा था और मैं रियली बताऊं, मैंने राम सर को फोन लगाया था कि सर मैं तो कोई ना डॉक्टर हूं, ना कोई मैं कंपाउंडर, मैं कोई मेल नर्स हूं, आखिर इन प्रोडक्टों को मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ, कोई मर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। फिर बाद में मैं गुरुजी के साथ बैठा और समझा, तो सर ने बताया कि इन प्रोडक्टों में वही कंटेंट्स यूज किए जा रहे हैं लगभग जो हम हमारे किचन में रोजमर्रा की लाइफ में यूज में लेते हैं। इन प्रोडक्टों में क्या यूज करते हैं हम? हल्दी है, हल्दी है, मेथी है, हड़जोड़ है, एलोवेरा है, लौंग है, काली मिर्च है, जायत्री है, जायफल है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों को हम यूज करते हैं किचन में। आज तक कोई हल्दी खा के मरा क्या है? इसका मतलब है वही कंटेंट्स यहां पर हैं। तो आज तक तो सर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप निश्चित रहो, आपके मन में यह आशंका निर्मूल है। और हाँ, इतना हो सकता है कि ओवरडोज लेने से डिसेंट्री लग सकती है। भाई घी अच्छा होता है, लेकिन अगर घी 1 लीटर एक ही बैठक में पी गए तो बताओ खूनी पेचिश लगेगी नहीं लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। हमने बोला कि 15 से 20 ml लेना है तो उतना ही लेना। अब उससे ज्यादा ले रहे हो आप तो भाई स्वाभाविक सी बात है, नुकसान हो सकता है। तो आपकी आशंका निर्मूल है सर। आज तक इन प्रोडक्ट से कोई नहीं मरा सर। बिल्कुल आइए सर, वेलकम है, एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी सर, आपने बताई सारी बातें क्लियर हो गई हैं, पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कहीं ना कहीं सर एक मन में सवाल चल रहा है, काम तो कर लो, कहीं एक कंपनी भाग गई तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, कंपनी भाग सकती है तो पता नहीं क्या बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सवाल मेरे मन में भी उठा था। आप सही कह रहे हो कि यार कंपनी, हम फ्यूचर लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और कंपनी भाग गई तो हमारा तो हम कहाँ करेंगे? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बीर प्रताप सर, कि आखिर कंपनी भागती क्यों है? सर कंपनी को नुकसान होगा, कोई चीज अगर मार्केट में सेल नहीं होगी तो फिर उसको अपना। सही बात है, चलो मैं बताता हूँ। कंपनी 2 वजह से भागती है या ताला लगता है, मेरे जहां तक मेरा अनुभव ये कहता है। पहली बात कि जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड से आउट हो जाए, डिमांड में ना हो, तो अब कंपनी को उसको मुनाफा नहीं होगा। अब मुनाफा नहीं होगा तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी और उस पर ताला लगना तय। भाई कोई भी दुकान जो आपको घाटा दे, क्या आप उस दुकान को चलाना चाहोगे? कभी नहीं चलाना चाहोगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और आयुर्वेदा वर्तमान समय का ट्रेंड है सर। और खास करके कोरोना के बाद में तो आयुर्वेद का चलन और इसके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ गया। मानते इस बात को? क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा कि भैया गिलोय, लौंग, तुलसी, अदरक, इनका काढ़ा पीने की सलाह दी गई गवर्नमेंट के द्वारा भी कि जब तक आपको वैक्सीन नहीं मिलती तब तक आप काढ़ा इस्तेमाल करिए। हाँ या ना? तो
तो कहने का अर्थ यह है कि आयुर्वेदा में वो बड़ी शक्ति है सर, जिस पर हम आज काम कर रहे हैं। आयुर्वेदा हमारी धरती में ने ही आयुर्वेदा को जन्म दिया, और इसी धरती में ना बड़ी ताकत है जिसने संजीवनी बूटी पैदा की, और लक्ष्मण को जब शक्ति लगी ना तो उनके भी प्राण उबार दिए। पूरी दुनिया को हमने सिखाया शल्य चिकित्सा। जो सुश्रुत संहिता थी उसकी शुरुआत भारत में हुई। पहली जो प्लास्टिक सर्जरी मैं कह रहा हूं कि यहां पर इंडिया में हुई, हमने पूरी दुनिया को सिखाया। मतलब आज भारत हमारा विश्व गुरु बना तो ऐसे नहीं बना सर, वो नॉलेज थी, वो आयुर्वेद का ज्ञान था। आयुर्वेद का महत्व तो आज के 5000 साल पहले भी था, आज भी और हजारों साल बाद भी रहेगा। तो उसके तहत जो हमारे प्रोडक्ट हैं सर, इन प्रोडक्टों से आज बड़े चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं। जहां एलोपैथी हाथ खड़ा कर रही है वहां आयुर्वेदा में चमत्कार हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां आयुर्वेद रिजल्ट दे रहे हैं तो प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़नी है। क्योंकि जो मैं कहूंगा कि कैंसर के एडवांस स्टेज में बंदा पहुंच गया था फिर भी उसको आराम मिल गया, ये बड़ी बात है सर। तो इसका मतलब यह है कि भाई प्रोडक्टों की डिमांड एक ही कंडीशन में घट सकती है। कब? जब हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होना बंद हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? हर 3 सेकंड बच्चा पैदा होता है, तो ग्राहकों की संख्या तो घटेगी नहीं। यहाँ पर स्वाभाविक से बात है, इंसान रहेंगे तो उनकी तकलीफें भी होंगी, और तकलीफें होंगी तो उनको दूर करने के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं। तो इसका मतलब है प्रोडक्टों की डिमांड हमारी घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। तो कंपनी सर्वाइव करेगी, और कंपनी का जो कैलकुलेशन है, अपना एक जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेटिकुलसली कैलकुलेटेड है। उसने पूरा डिजाइन कर रखा कि इतने प्रोडक्ट की लागत है, इतना डायरेक्ट सेलर को देना और इतना मेरा मुनाफा है, सब चीज फिक्स है। तो कंपनी घाटे में जाने से रही, अब जाएगी नहीं तो सर्वाइव करेगी। हाँ या ना? दूसरी वजह, जो कंपनियां टैक्स की चोरियां करती हैं उन पर ताला लग सकता है सर। आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो टैक्स की चोरियां करते हैं उन पर आप देख रहे हो कि इनकम टैक्स की रेड डाली जाती है। घर में उनके घर में ना बेड में ना नीचे, बेड के नीचे से नोटों के बंडल मिलते हैं। हाँ या ना? हमने कई बार पढ़ा सुना इस चीज को। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है वीर प्रताप सर कि हमारी कंपनी अगर एक डायरेक्ट सेलर को 500 का चेक भी बनाती है ना तो 5% टीडीएस काटती सोर्स पर, यानी कि 500 में से 25 रुपए कट जाता है, उसको 475 रुपया खाते में क्रेडिट होता है। ये इस बात का परिचायक है कि हम भारत सरकार को एडवांस में रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो सरकार को जो कंपनी समय से पहले एडवांस में रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रही है, तो ऐसी कंपनी में ताला क्यों लगाएगी सरकार? सिंपल से बात नहीं लगाएगी। ठीक है, एक पहलू तो ये। दूसरा पहलू ये है कि चलो कंपनी मैं कहता हूं भाग गई, क्या लेके जाएगी हमारा? हमने 16,000 लगाए, उसके बदले में एमआरपी के 20,000 का प्रोडक्ट देगी, फिर भी जा तो जा, कोई हमारा तकदीर तो लेके नहीं जाएगी। तीसरी बात, ये कंपनी फौजियों की है, फौजियों पे तो भरोसा है। बिल्कुल सर, हमारे देश की आन बान शान है। इस कंपनी की जो नींव डालेगी कंपनी एमडी महोदय, एमडी एंड सीईओ माननीय संजीव कुमार जी ने, जिन्होंने भारतीय सेना में 16 साल गौरवमयी सेवाएं दी। उसके बाद 50 जो डायमंड्स हैं वो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं भारतीय सेना से। तो भारतीय सैनिक ने एक बात सीखा है कि समाज के लिए, देश के लिए गर्दन कटा देगा, लेकिन कभी समाज के लिए, देश के लिए गद्दारी नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बल मिलता है कि यार ये फौजियों की कंपनी है। ठीक है, और आखिरी बात सर कि भाई अगर कंपनी भाग भी रही है तो मैं तो कह रहा हूं कि इतनी स्पीड से भाग रही है सर कि हम तो क्या, हमारा खानदान, किसी के खानदान भी उसको उस स्पीड से पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और एक फास्टेस्ट लीडिंग कंपनी के रूप में अपने आप को इमर्ज कर चुकी है। तो ये आपकी आशंका निर्मूल है सर कि कंपनी भागेगी, कंपनी यहीं भागेगी। सबसे बड़ा सवाल होता है कि कंपनी तो नहीं भाग रही, आप तो छोड़ के जाने वाले नहीं हो। आप तो भागने वाले नहीं है मैदान छोड़ के। ठीक है सर, वेलकम इन द फैमिली, मिलके काम करेंगे सर। काम शुरू करते हैं सर, काम भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। कहीं ना कहीं सर मन में एक सवाल चलता रहता है कि सर काम तो कर लें, मगर इसमें सुना है लोग बताते रहते हैं कि जो पहले आते वही पैसा कमाते हैं, बाद वाले पैसा नहीं कमाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये लाजमी से क्वेश्चन बनता है कि यार जो पहले आते वही कमाते। मेरे मन में ये सवाल आया था सर, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ बैठा तो चीजें समझ में आई कि ऐसा नहीं है सर। पहले आया तो पहले अचीवमेंट, बाद में आया तो बाद में अचीवमेंट। अब तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि आपके गांव में अभी जहां रहते हो आप शहर में, तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अब तो उनकी शादी होने से रही। अब आप बोलो क्यों शादी क्यों नहीं होगी? सिंपल सा जवाब कि जो पहले पैदा हुआ उनकी शादी हो गई, अब जो बाद में पैदा होंगे शादी कहां से होगी? ऐसा नहीं है, जो पहले पैदा हुए तो पहले शादी हुई, बाद में पैदा हुए तो बाद में उनकी शादी होगी और बाद में बच्चे होंगे। ऐसे कहा जाता है ना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही आगे चलकर एक दिन पिता बनता है। अब नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी के बाद तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले जन्म ले लिया इसलिए प्रधानमंत्री बन गए। जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के बाद भी लोग जन्म लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। बस नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, अब अगला प्रधानमंत्री कोई बन ही नहीं सकता, नहीं ना। उसके बाद तो कितने प्रधानमंत्री बन गए। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जितना समय देगा उतनी बड़ी अचीवमेंट पाएगा। रामवीर सर ने 10 साल दिए हैं सर, तब 45 करोड़ कमाए। मैंने 6 साल दिए, मैं तो उनके तकरीबन 4 साल बाद आया हूं, तो मैंने 3 करोड़ 3.25 करोड़ कमाए हैं। उसी प्रकार से अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने मेरे तो तकरीबन 3-4 साल बाद में काम स्टार्ट किया, तो आपने भी अचीवमेंट पाई है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने जितना समय दिया उतना उसने अचीवमेंट पाई है। तो ये आशंका निर्मूल है कि जो पहले आया जो पहले कमाया, नहीं, पहले आने का सवाल नहीं उठता, किसने कितना वक्त दिया उस प्लेटफॉर्म को, उस आधार पर उसकी अचीवमेंट आती है। तो ये आशंका आपकी निर्मूल है सर, ठीक है, मिलकर काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे सर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ऑब्जेक्शन हेल्डिंग का एक विशेष सेशन, जो हमारे बहुत ही काबिल लीडर स्टार सेफर वीर प्रताप सिंह चौहान सर हैं, जो कि भिंड एमपी से बिलोंग करते हैं, जिनके साथ हमने वार्तालाप की। हमारे टीम के बहुत ही जांबाज लीडर हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने एड्रेस किया, कोशिश की हमने उन जो सवाल आते हैं अमूमन ज़्यादातर मार्केट में, उन क्वेश्चनों को हम कैसे जवाब दें, उनका हमने एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। आपको ये सेशन कैसा लगा? मैं चाहूँगा कि अपनी फीडबैक कमेंट्स के रूप में दें, कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपनी फीडबैक दें, और साथ ही प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।